हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स का लेक्चर नंबर 9। तो पीछे हमने जो 6 लेक्चर्स इस सीरीज़ के पढ़े थे, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सिर्फ हम एचपी बोर्ड के जो क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो 6 लेक्चर के बाद जितने भी आगे आपके पास लेक्चर सीरीज़ आई हैं उनमें हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कुछ क्वेश्चंस लिए थे जो इसी चैप्टर के ऊपर बेस्ड थे। तो आज का भी हमारा जो लेक्चर है वो भी कुछ कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। आज की सीरीज़ में हम आज का जो हमारा ये लेक्चर है इसमें हम अपने कुछ क्वेश्चंस लेंगे जेई मेंस और नीट के और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा है आपके सामने कि हमने यहाँ पे लिखा है जेई मेंस, तो साथ में मैं यहाँ पे नीट भी कर लूँगा क्योंकि एक दो क्वेश्चन जो है वो आपके नीट के भी आ जाएंगे, इसमें इंक्लूडेड हो जाएंगे। तो उसी को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपकी स्क्रीन पे आपको एक फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है कि इफ़ द रेशियो ऑफ द डायमीटर लेंथ्स एंड द यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील एंड कॉपर वायर्स शॉन इन द फिगर आर पी क्यू एंड एस रिस्पेक्टिवली, देन द कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ इंक्रीज इन देयर लेंथ्स वुड बी। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि आपके पास देखिए जो डायग्राम दी है क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन पहली बार नीट 2013 में पूछा गया था। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है आपके पास, इस तरीके से क्वेश्चन में फिगर दे रखी है और आपके पास यहाँ पे दो ब्लॉक्स हैं। जो आपके पास ये वायर जो है यहाँ पे लगी है वो स्टील की बनी हुई है और ये वाली वायर आपकी कॉपर की है। तो एक वायर आपके पास स्टील की है और एक वायर आपके पास कॉपर की है। जो यहाँ पे इसका मास आपको दे रखा है वो 2m है और इसका मास आपको दे रखा है 5m दे रखा है। और क्वेश्चन में आपसे तीन चीज़ें जो आपको गिवन है वो है डायमीटर, उसके बाद लेंथ और उसके बाद यंग्स मॉडुलस। डायमीटर को उसने बोला है p लेना है, लेंथ को उसने बोला है q लेना है और यंग्स मॉडुलस को उसने बोला है s लेना है। तो ये तीनों चीज़ें आपके पास गिवन है और उसने क्वेश्चन में पूछा है कि कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ इंक्रीज इन देयर लेंथ्स। तो मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो निकालनी है, उनकी लेंथ में इंक्रीज में कितनी रेशियो जो है वो आएगी। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमारे पास इंक्रीज इन लेंथ पूछ रहा है, मतलब हमें वो डेल्टा एल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमें? वो डेल्टा एल पूछ रहा है। इंक्रीज इन लेंथ का मतलब है एक्सटेंशन पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में डेल्टा एल का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो डेल्टा एल का फॉर्मूला कैसे लिखते हो आप? आपको पता है यंग्स मॉडुलस क्या होता है? एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। ये बात तो सबको पता है। तो यहां से डेल्टा एल कितना निकल जाएगा? डेल्टा एल विल बी इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई, यानी कि यंग्स मॉडुलस। क्लियर है बात सबको? इतनी बात क्लियर है भाई? ठीक है। अब चलिए यहां चलते हैं। तो मुझे डेल्टा एल की रेशो निकालनी है। डेल्टा एल की रेशो निकालने के लिए मेरे पास क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं? तो मेरे पास यहाँ से आपके पास ये फोर्स है, लेंथ है, एक एरिया है और एक यंग्स मॉडुलस है मेरे पास दिया हुआ। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको? अब देखो आगे। अब जो आपके पास क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में क्या क्या आपको दे रखा है, और डायमीटर, लेंथ और यंग्स मॉडुलस दे रखा है पी क्यू एंड एस। ठीक है, तो बस इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। अब यहाँ चलते हैं, देखो क्वेश्चन में अब मेरे को अगर यहाँ से फोर्स निकालनी है तो मैं फोर्स कैसे निकाल सकता हूँ? तो देखो ये वाला जो आपके पास नीचे वाला जो यहाँ पे वेट लगा हुआ है, जो लोड आपके पास लगा हुआ है, इसका नीचे की तरफ वेट लग रहा होगा mg। तो मास आपके पास कितना है? 5m। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि भाई ये क्या है? 5mg के बराबर। 5m आपका क्या हो गया? मास हो गया, और g आपके पास हाथ में आ गया तो mg आ गया। ऊपर की तरफ यहाँ पे क्या लग रही होगी? एक टेंशन लग रही होगी। ठीक है, ऊपर की तरफ क्या लग रही होगी? टेंशन T लग रही होगी। तो हमने यहाँ पे टेंशन T ले लिया। सेम इस वायर में भी सेम टेंशन T लग रही होगी, क्योंकि हमने ये माना है कि जो ये आपके पास जो ये वायर है ये क्या है? मासलेस है। तो मासलेस में टेंशन क्या होती है? सेम होती है। मासलेस स्ट्रिंग हो या मासलेस वायर हो तो टेंशन विल ऑलवेज बी इक्वल इन द सेम वायर। तो ये टेंशन सेम। अब ये और ये जो ये टी है वो इस mg को बैलेंस कर देगा जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी। अब उसने हमें कहा है कि ये जो क्वेश्चन में कि जो आपके पास नीचे एक दो लोड्स यहाँ पे 2m और 5m वाला लगा हुआ है, तो उसने क्वेश्चन में दोबारा देखते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन में उसने हमारे पास सिर्फ रेशो पूछी है और उनकी लेंथ में, मतलब कि जो लेंथ की इंक्रीज इन रेशो है वो कितनी होगी, है ना? इस तरीके से पूछा है। तो मतलब ऑब्वियसली एक स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस बनेगा। तो ये जो टी है वो m5 mg के क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी।
तो यानी कि हम लिख सकते हैं कि जो टी है वो 5 mg के इक्वल होगी यहाँ से, ठीक है। अब मान लो जो ऊपर वाले इस केस में जो आपके पास टेंशन आएगी वो टेंशन कितनी होगी, तो मान लो वो ऊपर की तरफ आपके पास टेंशन, मान लो इसको नाम हम T1 नाम दे देते हैं। अब देखो जो T1 है इसको नीचे की तरफ कौन कौन बैलेंस करेगा, इस T1 को नीचे की तरफ एक तो नीचे लगने वाली टेंशन T बैलेंस करेगी, साथ में इसका नीचे लगने वाला जो वेट होगा यानी कि 2 mg, नीचे की तरफ 2 mg। तो यानी कि हम लिख सकते हैं कि जो T1 है हमारे पास वो किसके बराबर हो जाएगा, T + 2 mg, यानी कि T + 2 mg, ठीक है। ये बात क्लियर है आपको। T1 जो है इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में T1 ने जो है वो T + 2 mg को बैलेंस किया है, तो मतलब T1 आपके पास आ जाएगा 5 mg + 2 mg, सो दैट शुड बी इक्वल टू 7 mg। तो यहाँ से हमने T और T1 की वैल्यू निकाल ली, मतलब आपने इस वायर में लगने वाली फोर्स जो है, ठीक है, इस वायर में लगने वाली जो आपके पास फोर्स है वो आपने निकाल ली, T वाली 5 mg, मतलब कॉपर वायर की कितनी आ गई फोर्स 5 mg और स्टील वाली की कितनी आ गई 7 mg। इतनी बात क्लियर है, क्योंकि इस केस में जो आपके पास स्ट्रेस जो फोर्स पैदा कर रही है वो टेंशन है, कौन सी है वो टेंशन फोर्स है। तो आप इसमें फोर्स वाले केस में टेंशन निकालनी है आपको, बात नहीं आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, जो ये डेल्टा एल आपके पास इसकी हम रेशो बनाने की कोशिश करते हैं, और मैं आपको कहूँ कि अगर डेल्टा एस उसने मेरे से रेशो पूछी थी, तो डेल्टा एल पहले मान लो हम ले लेंगे ऊपर किसकी है, स्टील की है। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में कि उसने स्टील की पूछा था हमसे ऊपर, रेशो ऑफ इंक्रीज इन देयर लेंथ, ठीक है। उसने इंक्रीज इन लेंथ पूछा है तो आप ऊपर ले लो स्टील और नीचे डेल्टा एल आप क्या ले लो, नीचे कौन सी है कॉपर। अब यहां से डेल्टा एस के फॉर्मूला आप यहां से लगा सकते हो। देखो अब पहले जो ये मेरे पास फॉर्मूला है इसको मैं थोड़ा ओपन करके लिख देता हूं। देखो फोर्स मेरे पास, पहले फोर्स जो मेरे पास स्टील वाले केस में फोर्स निकली है, स्टील वाले केस में जो T1 आपका निकला है वो कितना है, देखो T1 कितना है 7 mg, यानी कि मैं फोर्स की जगह यहां पे लिख सकता हूं 7 mg। देखिए इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, फोर्स की जगह 7 mg लिख दिया, ठीक है। और नीचे चलो थोड़ा इसको ऊपर करके लिखते हैं ना, सारी चीजें आ जाएंगी, कवर हो जाएगी। 7 mg ये आगे इसकी फोर्स, ये वाली लेंथ L है, L उसने क्या बोला लेने को, Q उसने बोला कि Q लेनी है, तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, इसको Q ले लिया। बट अभी देखो उसने ना रेशो बोली है, पॉइंट टू बी नोटेड, उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो जरा ध्यान से देखना क्वेश्चन को। उसने कहा है रेशो ऑफ डायमीटर लेंथ एंड यंग्स मॉडुलस इज पी क्यू एंड एस, मतलब उसने रेशो बोली है। तो इसको क्या करेंगे फिर, आप ऐसा करते हैं, इसको इस तरीके से लेते हैं। देखो मान लो आपके पास जो फोर्स है ये वाली, ये जो स्टील वाले केस की फोर्स है वो एफ एस मान लो, ठीक है। स्टील वाले केस की जो आपके पास ये फोर्स है वो एफ एस मान लो, और साथ में जो आपके पास कॉपर वाले केस की फोर्स है वो एफ सी मान लो, ठीक है। जो पहले हम इसकी रेशो निकाल के देखते हैं। तो देखो अगर मैं यहाँ से लिखूँ एफ एस अपॉन एफ सी निकालूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ एस अपॉन एफ सी क्या आ जाएगा मेरे पास, एफ एस की वैल्यू कितनी है, स्टील वाले केस में कितनी टेंशन लगी थी 7 mg, तो इसमें हम लिख सकते हैं 7 mg अपॉन, और कॉपर वाले केस में कितनी फोर्स लगी थी मेरी, कॉपर वाले की कितनी है 5 mg, तो नीचे आ जाएगा 5 mg। तो पहले सबका रेशो निकाल लेते हैं, ठीक है। mg से mg कट गया तो वी विल गेट एफ एस अपॉन एफ सी, दैट शुड बी इक्वल टू 7/5। तो ये मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले फोर्स का रेशो निकाल लिया। क्लियर है, सिंपल सी, अब क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा। अब देखो लेंथ का निकाल लो आप रेशो, एल एस बटे एल सी, तो एल एस और एल सी का जो रेशो है वो दे रखा है क्यू, तो मतलब ये चीज़ क्यू के बराबर है, ठीक है। उसने रेशो बोला था तो एल एस बाय एल सी क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। और उसके बाद सबसे लास्ट में क्या है, और क्या बचा हमारे पास, एरिया। तो देखो एरिया को क्या होगा, एरिया तो आपका होगा ए एस बाई ए सी, तो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन उसने डायमीटर क्या रखा है, ठीक है, उसने क्वेश्चन में डायमीटर क्या रखा है। तो आप क्या लोगे इसमें, अगर मुझे रेडियस को डायमीटर की टर्म्स में लिखना हो तो मैं d/2 लिख सकता हूँ क्या, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लेंगे ना वायर का, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसमें हम लेंगे पाई आर स्क्वायर तो नहीं ले सकते, हम ले सकते हैं पाई d/2 का होल स्क्वायर ले सकते हैं, और नीचे भी ऐसे लेना पड़ेगा पाई d/2 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर, क्या ये बात आपको क्लियर है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर आ गया। अब टू का स्क्वायर तो 4 होता है आपके पास। देखो डायमीटर की रेशो देखिए पी, सिंपल सी बात है। देखो पाई से पाई कट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 कट जाएगा, यानी कि आपके पास आएगा पी, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो। देखो डायमीटर का स्क्वायर है ना, मतलब डायमीटर का स्टील और कॉपर के लिए स्क्वायर है, तो आप पी नहीं लिखोगे, आप पी स्क्वायर लिखोगे। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, पी स्क्वायर लिखोगे, क्योंकि डायमीटर का स्क्वायर है, ठीक है ना। डायमीटर ए एस स्टील का और डायमीटर कॉपर का उसका स्क्वायर है, तो आप पी स्क्वायर यहाँ पे लेके चलोगे, यानी कि मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जो एरिया का रेशो आएगा वो पी स्क्वायर यहां से आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है बात। अब थर्ड में हमारे पास क्या बचा है, यंग्स मॉडुलस का रेशो कितना है एस, तो क्या हम
यहाँ से यंग्स मॉडुलस का रेशियो लिख सकते हैं कि YS अपॉन YC दैट शुड बी इक्वल टू आपके पास S। तो यहाँ से आ गया ये S के बराबर आ गया। क्लियर है इतनी बात? तो तीनों का हमने यहाँ पे रेशियो की फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया है। अच्छा, आपको ये बातें क्लियर है? मैं इसको रफ करने लगा था, लेकिन अभी आप क्या करो, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से, उसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसके नेक्स्ट कैसे सॉल्व करेंगे इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा था वो लिखेंगे। ठीक है, देखो क्या लिखेंगे, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एल। ये डेल्टा एल किसके लिए पहले हमने निकालना है, पहले ऊपर कौन सी थी, स्टील, और यहाँ क्या, कॉपर के लिए। ठीक है, फॉर्मूला में एफ था, तो एफ एस बाय एफ सी की रेशियो मेरे पास कितनी थी, 7/5। तो क्या हम यहाँ पे 7/5 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। एल यानी कि लेंथ, लेंथ की रेशियो कितनी थी, क्यू, तो यहाँ पे क्यू लिख दिया भाई, बहुत बढ़िया लिख दिया भाई। अब और क्या था, नीचे क्या था, एरिया। तो एरिया क्या था मेरे पास, एरिया मेरे पास नीचे है ना, देखो एरिया नीचे है, तो नीचे होने का मतलब क्या है कि आपने इसको आप इसको किस तरफ से लोगे, आप लिखोगे पहले तो ऊपर जो स्टील का होगा और नीचे लिखोगे कॉपर का, ऊपर स्टील का नीचे कॉपर का। तो ये कितना है टोटल, p² इसका रेशियो आया था मेरे पास, तो मैंने p² लिख दिया। और क्या बचा आपके पास लास्ट में, जो आपके पास डेल्टा एल है, मतलब कि सॉरी डेल्टा एल नहीं, यंग्स मॉडुलस है। तो यंग्स मॉडुलस कितना है, YS बाय YC, सो दैट शुड बी इक्वल टू योर S। तो ये आपके पास S आ गया। इसकी रेशियो देखो, इसकी रेशियो मैंने पुट की, इसकी रेशियो, इसकी रेशियो और इसकी रेशियो, चारों की रेशियो मैंने पुट कर दी, तो मेरे पास ये आ गया। अब क्या बना आंसर, 7/5 Q अपॉन p² S। सो दैट शुड बी योर राइट आंसर। सो 7/5 Q बाय p² S। सो चलिए चेक करते हैं इसका आंसर एक बार ऑप्शन में है कि नहीं है। तो 7Q अपॉन 5 SP², योर ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है यहाँ से समझ आ गया। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर यहाँ से आ गया। नीट 2017 में पूछा गया सवाल, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। तो आपने इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो क्या किया, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने स्टील और कॉपर की वायर निकाल के उसमें से टेंशन निकाली, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स स्ट्रेस पैदा कर रही थी वो टेंशन फोर्स थी। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लगाया, और उसने मेरे से डेल्टा एल पूछा था, तो मैंने डेल्टा एल लिखा। फिर मैंने एफ, एल, ए और वाई का रेशो की फॉर्म में लिखा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में रेशो दे रखी थी कि डायमीटर की रेशो पी है। डायमीटर की रेशो मतलब डी एस बाय डी सी, स्टील और कॉपर के डायमीटर की रेशो पी है। ऐसी एल ऑफ स्टील एंड एल ऑफ कॉपर की रेशो क्यू है, वाई एस और वाई सी की रेशो एस है। तो मुझे इस क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए मैंने इसमें ऐसे रेशो के फॉर्म में इसको लिया। एफ एस बाय एफ सी ये आया, वाई एस बाय वाई सी ये आया, एल एस बाय एल सी ये है। और एरिया को कैसे लिया, पाई r²। तो r को मैंने लिख दिया पाई d/2 का होल स्क्वायर, जिसमें मैंने इसको 2 का स्क्वायर काट दिया, तो d का स्क्वायर बना, मतलब कि ये p का स्क्वायर बन गया, क्योंकि उसकी रेशो कितनी थी, p थी। इन सभी वैल्यूज को मैंने उठाकर यहाँ पुट किया, और पुट करने के बाद आई विल गेट माई आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो आप इसका यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए जी, तो आई होप आपको ये सवाल जो है वो समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो इस तरीके के जो सवाल हैं वो कुछ नहीं है, बेसिक फॉर्मूला ही यूज किया गया है, बट थोड़ा सा कंसेप्ट जो है आपके वो क्लियर होने चाहिए कि किस तरीके से हमने रेशो को रखना है और उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन मैं सेम इसके जैसे ही ले रहा हूँ, बट उसमें थोड़ी सी वैल्यूज आपको अलग हैं और वो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा। तो इसमें मैं आपको बेसिक चीज़ें करवाऊंगा, कैलकुलेशन आप खुद आपने कर लेनी है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या आ रहा है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। 2 वायर्स ऑफ डायमीटर 0.25 सेंटीमीटर, वन मेड ऑफ स्टील and other made of brass are loaded as shown in figure. The unloaded length of steel wire is 1.5 meter and that of the brass wire is 1.0 meter. Compute the elongations of the steel and the brass wire. तो सवाल में आपके पास क्या दे रखा है, इस तरीके से अगेन वही सेम टाइप का क्वेश्चन आपको लग रहा है।
ये दो तरीके से आपको ऐसे वायर के साथ दो लोड्स यहाँ पे आपको दे रखे हैं, और इसका है 4 kg मास और इसका है 6 kg मास। यहाँ से आपको लेंथ भी दे रखी है 1.5 मीटर दे रखी है आपको लेंथ स्टील वायर की, और यहाँ से आपको सवाल में 1.0 मीटर लेंथ दे रखी है ब्रास की वायर की। तो दोनों वायर्स की आपको लेंथ दे रखी है, और आपको यंग्स मॉडुलस भी दे रखा है। यंग्स मॉडुलस फॉर ब्रास का यंग्स मॉडुलस आपको दे रखा है 9 × 10⁻10, और दूसरी तरफ आपको यंग्स मॉडुलस दे रखा है स्टील का 2 × 10⁻11। ये दो वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दे रखी है, बाकी पूरा डाटा दे रखा है। और टू वायर्स का डायमीटर भी आपको गिवन है, डायमीटर है 0.25 सेंटीमीटर के बराबर आपको डायमीटर दे रखा है। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। और उसने पूछा क्या लास्ट में, उसने पूछा कंप्यूट द इलोंगेशन ऑफ द स्टील एंड द ब्रास वायर्स। आपने इलोंगेशन निकालना है, मतलब यू हैव टू फाइंड डेल्टा एल इन दिस केस। आपको डेल्टा एल यहां से निकालना पड़ेगा। तो चलिए ट्राई करते हैं, कंसेप्ट तो वही लगेगा सेम। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से ये जो आपके पास वायर है स्टील की और ब्रास की, इसके दो लोड्स अटैच हैं, तो ऑब्वियसली इसके पास नीचे की तरफ इसका एक mg वेट लग रहा होगा यहाँ से, तो वो mg कितना हो जाएगा आपके पास 6g। कितना हो जाएगा 6g। और इसको इक्विलिब्रियम में इसको स्टेबल कराने के लिए ऊपर की तरफ लगेगी टेंशन T, यहाँ से भी क्या लगेगी टेंशन T, ये भी टेंशन T, इधर भी टेंशन T, और ऊपर की तरफ टेंशन मान लो T1 आ गई। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए टेंशन जो है वो इसके बराबर हो जाएगी। इतनी बात आपको क्लियर। पहले आपको निकालना क्या है, पहले आप मानते हैं कि हमको स्टील के लिए डेल्टा एल निकालना है, इसके लिए निकालना है स्टील के लिए, तो दैट शुड बी इक्वल टू योर फॉर्मूला। आपको सबको आना चाहिए, क्या फॉर्मूला है, बार बार हम लिख चुके हैं, FL/A इंटू यंग्स मॉडुलस। क्लियर है फॉर्मूला, FL/AY यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे फोर्स चाहिए। मुझे क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। तो फोर्स निकालने के लिए पहले वाले केस में, जैसे मान लो पहले हम स्टील के लिए निकाल रहे हैं ना, तो पहले मुझे स्टील के लिए टेंशन निकालनी पड़ेगी, तो मुझे पहले T1 चाहिए। बट T1 निकालने के लिए मुझे T का पता होना चाहिए, तो पहले दोनों की टेंशंस यानी कि दोनों की फोर्सेस हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो चलिए ये T इसको बैलेंस कर रहे हैं, दैट मतलब कि T जो है दैट शुड बी इक्वल टू 6G। इतनी बात आपको क्लियर है। ठीक है, अब ये T1 को नीचे तरफ बैलेंस कर लेके, कौन कौन बैलेंस कर रहा है, इसको टेंशन T बैलेंस कर रही है ये वाली, और साथ में नीचे की तरफ इसको वेट बैलेंस करेगा इसका, दैट इज योर 4G। नीचे की तरफ कौन बैलेंस करेगा इसको, 4G बैलेंस करेगा। सो T + 4G। क्लियर है बात। तो हम लिख सकते हैं कि जो T1 है दैट शुड बी इक्वल टू T + 4G। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। अब T की वैल्यू कितनी है 6G, तो हम लिख सकते हैं कि भाई 6G + 4G दैट शुड बी इक्वल टू योर 10G। क्लियर। अब ये वाले जो टेंशन है वो किसके लिए है, यानी कि ये जो टेंशन है ये फोर्स ही है, किसके लिए फोर्स है, ये ब्रास के लिए है। तो हम यहाँ पे देखो ये टी किसके लिए, ब्रास के लिए। तो हम क्या लिखेंगे कि ये जो टेंशन है आपकी, इसको हम पुट कर सकते हैं, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ दिस इज योर F(B) दैट इज योर 6 × 10 विच इज इक्वल्स टू 60 न्यूटन, क्योंकि जी की वैल्यू पुट करोगे तो 60 न्यूटन आ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया। तो ये तो टेंशन ब्रास के लिए, तो मैंने इसको FB लिख दिया क्वेश्चन को इजी करने के लिए। सेम नीचे वाले केस में इसको टेंशन T1 को मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये मेरे पास F ऑफ स्टील है, तो FS दैट शुड बी इक्वल टू 10G, एंड 10 × 10 इज योर 100 न्यूटन। तो FS फोर्स, मैंने दोनों फोर्सेस, FS वाली फोर्स जो स्टील पे वाले केस में है, आपके स्टील वायर के केस में लग रही है, वो है 100 न्यूटन, और जो मेरे पास इस केस में लग रही है दैट शुड बी योर 60 न्यूटन इन केस ऑफ ब्रास। तो ये दो फोर्सेस हमने यहां से निकाल ली। अब F की बात मेरी क्लियर है, मुझे F यहां से पता लग गया दोनों वायर्स के लिए। ठीक है, अब देखो ये जो फॉर्मूला है आपके पास, इस फॉर्मूले में सबसे पहले मुझे क्या पुट करना है, इस फॉर्मूले में मुझे स्टील के लिए ले रहा हूँ डेल्टा एल एक्सटेंशन, तो मुझे स्टील का जो FS है यानी कि जो 100 है मुझे यहाँ पुट करना पड़ेगा। तो दिस इज योर 100 आ गया भाई यहाँ से। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब ये L है मेरे पास, तो L लेंथ देखो स्टील वाले केस में कितनी, 1.5 मीटर मेरे पास लेंथ है, तो हम यहाँ लिख देंगे 1.5 डिवाइडेड बाय एरिया कितना होता है भाई, πr²। एरिया कितना होता है भाई, πr²। लेकिन भाई रुको, πr² में मुझे क्या r पता है क्या, नहीं पता है। मुझे डायमीटर पता है, और वो कितना है 0.25 सेंटीमीटर है। कितना है, 0.25 सेंटीमीटर है। उसे चेंज करना पड़ेगा मीटर में। किससे चेंज करना पड़ेगा, मीटर में। तो मीटर में कैसे चेंज करेंगे भाई, आता है आपको चेंज करना, तो 0.25 को हम लिख सकते हैं 0.25 डिवाइडेड बाय 100। सो दैट शुड बी इक्वल टू 25/1000, 10,000। ठीक है, 25/10
10,000। इज इट क्लियर टू यू? क्लियर है भाई? ठीक है, अब ये आपका चेंज हो गया मीटर में, और अब इसको कैंसिल कर सकते हो आप। 5 5 द 25, 2,000, 5 to the 10, 0 0 0, 5 the 5, 5 4 the 20, यानी कि यू विल गेट 1/400 इन मीटर। सो यू विल गेट 1/400 इन मीटर, एंड पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। सो 22/7 चला जाएगा आपका ऊपर, और ये 1/400 है, लेकिन यहाँ पे तो रेडियस का स्क्वायर होगा भाई। अच्छा, एक चीज़ और, अभी हमने इसको चेंज तो कर लिया, बट ये तो डायमीटर की फॉर्म में है, तो इसको रेडियस में चेंज करना पड़ेगा। सो यू विल हैव टू डिवाइड इट बाय 2 ऑल्सो, देन यू विल गेट 1/800। सो दिस इज योर रेडियस वैल्यू, बिकॉज ये तो डायमीटर था ना 1/400 मीटर में, तो रेडियस में भी तो चेंज करना है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है एरिया में। क्या फॉर्मूला लगाना है? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं तो पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसीलिए आपको ये लेना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/800 का होल स्क्वायर, क्योंकि आप यहाँ पे पाई आर स्क्वायर लगा रहे हो, इनटू यंग्स मॉडुलस। आपको वाई की वैल्यू दे रखी थी, कितनी थी? किसके लिए ले रहे हैं? स्टील के लिए, तो 2 × 10⁻11, तो 2 × 10⁻11। अब ये जो पूरी यहाँ पे मैंने बातें लिखी हैं, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, और यहाँ से आप डेल्टा एल की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हो। बहुत ईजी है, इसको कैलकुलेट कर लेना, डिवाइड करके, स्क्वायर करके, सारा कैलकुलेशन करके जो आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर, एंड दैट विल बी योर एक्सटेंशन इन द केस ऑफ स्टील। तो स्टील का इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं मैं, वो आप कर सकते हो। तो अब आप इसका यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। चलिए जी, तो आई होप आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा, इतनी चीज़ आपको क्लियर होगी। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या निकालना है। और तो मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ। तो गाइस सेम आप ऐसे क्या कर सकते हो, आप सेम इसमें, अब आपने डेल्टा एल एस तो निकाल लिया, अब क्या आप डेल्टा एल बी ब्रास के लिए एक्सटेंशन निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो, बहुत इजी बात है भाई। तो क्या करोगे, वही फॉर्मूला लिख दोगे भाई, एफ एल अपॉन ए वाई। तो फोर्स कितनी है आपके पास इस केस में? तो फोर्स आपने निकाली है, किसके लिए? ब्रास के लिए। कितनी? 60 न्यूटन। तो आप कितना लिखोगे? 60 इंटू लेंथ कितनी है ब्रास वाले केस में? 1 मीटर, राइट, 1 मीटर। एरिया कितना होगा भाई? एरिया कितना होगा भाई? एरिया तो सेम वही रहेगा जितना आपने यहाँ पे लिया हुआ था, तो एरिया वही लिख देना, 22/7 इंटू 1/800 का स्क्वायर इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास इज 9 × 10⁻10. So you have to calculate all these things, and then you will get your answer, and you will get your extension delta L in case of brass. Clear है? अब क्या करना है, अब आपने जो डेल्टा एल एस निकाला था, स्टील वाला जो डेल्टा एल एस निकाला था, उसको डेल्टा बी में आप इसका आंसर जो आएगा उसको जोड़ दीजिए, एंड देन यू योर फाइनल आंसर। क्लियर है बात आपको? ठीक है, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को डील करते हैं। बेसिकली यहाँ पे टेंशन को लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या होगा ना कि अब देखो ये जो स्ट्रिंग्स है ना आपकी, ये स्ट्रिंग्स एक तो ये स्ट्रिंग्स मासलेस है, ठीक है, क्योंकि ये मासलेस स्ट्रिंग्स है तभी तो टेंशन इनमें सेम है ना। तो अब हम इसको जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन कराया था कि जिसमें हम एक वायर है जिसके उसके अपने वेट की वजह से हम उसमें क्या देखते हैं, एक्सटेंशन देखते हैं, तो वो केस आपका उस केस में जो आप मास लेते हो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम इंटीग्रेशन से सॉल्व करते हैं, बट दीज आर द केसेस ऑफ टेंशन। तो इसमें आप मासलेस स्ट्रिंग ले रहे हो, मासलेस वायर ले रहे हो, तो उसमें टेंशन लेकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपने जरूर एक बार प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना है। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। तो आई होप आपने यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा कि एक लाइट रोड ऑफ लेंथ 2 मीटर इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग हॉरिजॉन्टली बाय मींस ऑफ 2 वर्टिकल वायर्स। तो मैं क्वेश्चन बोलता जाऊंगा और हम इसकी डायग्राम जो है यहाँ से बनाते जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, उधर देख लीजिएगा। आपके पास एक रोड है जिसकी लेंथ 2 मीटर है और वो सीलिंग से हॉरिजॉन्टली मतलब सीधी जो है 2 वर्टिकल वायर, इक्वल लेंथ की जो 2 वर्टिकल वायर्स हैं उनसे वो नीचे की तरफ लटकी हुई है। तो अब देखते हैं कि जो 2 वायर्स हैं, ये मान लीजिए आपकी ऊपर से सीलिंग है
और यहाँ से मान लीजिए आपके पास दो वायर जो है नीचे की तरफ ऐसे आई हुई है, एक वायर ये और दूसरी वायर ये, ठीक है। उसके बाद जो एक वायर है वो नीचे इसके हॉरिजॉन्टली इस तरीके से इससे अटैच है, बहुत बढ़िया जी, अटैच है वायर। अब ये वाली जो वायर है, ये वायर बनी है स्टील की और ये वाली जो वायर है वो बनी है ब्रास की, ठीक है। उसके बाद और क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि जो इस ये वाली वायर जो हॉरिजॉन्टल में जो वायर लटकी हुई है इसकी लेंथ उसने दे रखी है 2 मीटर और आपके पास एक वायर स्टील की बनी है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब इस स्टील वाली वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 10 की पावर -3 और ब्रास वाली का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है 2 गुना 10 की पावर -3। दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आपको दे रखा है। यंग्स मॉडुलस भी क्वेश्चन में गिवन है, तो यंग्स मॉडुलस पहले हम लिख लेते हैं, ब्रास का दे रखा है 10 की पावर 11 और यंग्स मॉडुलस स्टील का दे रखा है 2 × 10 की पावर 11। क्लियर है इतनी बात। उसने पूछा है फाइंड आउट द पोजीशन। अच्छा, क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि फाइंड आउट द पोजीशन अलोंग द रोड एट विच वेट में बी हंग टू प्रोड्यूस। कह रहे हैं कि आपने जो नीचे हॉरिजॉन्टल वायर है ना उसमें आप यहाँ पे इस पूरे वायर में कहाँ पे एक वेट आप लटका दो कि दोनों वायर्स के अंदर नंबर 1 में क्या पूछा है कि इक्वल स्ट्रेस आ जाए, दोनों वायर्स में इक्वल स्ट्रेस आ जाए, और नंबर 2 पे पूछा है कि दोनों वायर्स में इक्वल स्ट्रेन आ जाए। तो पहले हमें क्या पूछा है, फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है कि भाई इक्वल स्ट्रेन बताइए, फर्स्ट पार्ट में इक्वल स्ट्रेस पूछा है सॉरी, और दूसरे पार्ट में पूछा है आपने आपसे कि इक्वल स्ट्रेन जो है आपके पास वो कैसे आएगा और कब आएगा, जब आप इसके नीचे से एक वेट जो है यहाँ से वो आप यहाँ से हैंग कर दोगे। समझ आ गई बात सबको, इतनी बात क्लियर है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखो जैसे मान लो मैंने अपनी मर्जी से इस हॉरिजॉन्टल वायर पे मेरे को एक वेट लगाना है, तो मैंने अपनी मर्जी से यहाँ पे एक वेट यहाँ पे लगा दिया W, ठीक है। अब आपको पता है कि ये जो स्टील की और जो ब्रास की जो यहाँ पे रोड लगी हुई है, या मान लो वायर है रोड है जो भी है, तो इसके ऊपर की तरफ एक टेंशन लगेगी, मान लो वो टेंशन T1 है, और इधर भी एक टेंशन लगेगी, मान लो वो टेंशन T2 है, ठीक है ना। क्योंकि इन वायर्स को आपको पता ही है ना, ये सपोर्ट है हॉरिजॉन्टल में, तो ऊपर की तरफ वायर में टेंशन लगेगी, फोर्स तो यही लग रही है, इसके अंदर यही फोर्स लग रही है। अच्छा, उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसका वो मान लो x है, और अगर बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 - x। अगर ये पूरा डिस्टेंस 2 है तो इस वेट को मान लो मैंने एक पॉइंट से इतनी दूरी पर x डिस्टेंस की दूरी पर रख दिया, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 - x। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा हम ऐसे ही करते हैं, अपनी मर्जी से किसी एक पॉइंट से एक डिस्टेंस मान लेते हैं, जैसे मैंने x माना है तो आप भी मान लोगे एक ही यहाँ से x डिस्टेंस पे लेंगे, बचा हुआ डिस्टेंस आ जाएगा 2 - x। हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को हम अपनी तरफ से डिस्टेंस मानकर सॉल्व करते हैं। चलिए इतना काम हो गया। अब उसने पहले क्वेश्चन में क्या बोला कि स्ट्रेस बराबर करना है, तो चलिए पहले हम स्ट्रेस लिखते हैं। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स बटे एरिया। क्या होता है, फोर्स बटे एरिया। बहुत बढ़िया। अब मान लो कि मुझे पहले जो स्ट्रेस है वो मुझे दोनों का बराबर रखना है, ठीक है। तो स्ट्रेस मान लो पहले मैं ले लूँ इस वाली वायर के केस में, मतलब स्टील वाले केस में, इसको मैं बराबर कर देता हूँ स्ट्रेस ब्रास वाली वायर के केस के साथ, ठीक है। दोनों का स्ट्रेस मैंने बराबर कर दिया, उसने बोला करने के लिए, ठीक है। फोर्स क्या है मेरे पास, इस केस में फोर्स क्या आ जाएगी, फोर्स वही है जो टेंशन है, देखो यही तो फोर्स है, ठीक है। तो क्या हम लिख सकते हैं कि T1 बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फर्स्ट वाले का, मतलब इस वाली वायर का, ऐसे भी लिख सकते हो आप, इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई A2। A2 किसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जो आपके पास ब्रास वाली वायर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, ठीक है। अब T1 मेरे पास कितना, T1 तो मेरे पास नहीं है, पर मेरे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जरूर दे रखा है, वो है स्टील के लिए कितना 10 की पावर -3। तो T1 बाय 10 की पावर -3 एंड विच इज इक्वल टू T2, और यहाँ दे रखा है 2 × 10 की पावर -3, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 10 की पावर -3 10 की पावर -3 तो कट जाएगा, सो यू विल गेट T1, ये T2 चला जाएगा नीचे, एंड देन यू विल गेट T1 बाई T2 विच इज इक्वल्स टू 1/2। ऐसे बनेगा ना, देखो T2 चला गया नीचे, यहाँ आ गया 1/2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, चलिए इसको फिलहाल हम ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी इसको बाद में देखते हैं, पहले T1 बाई T2 की रेशियो ही निकाल लेते हैं, बाकी आगे देखते हैं। 1/2 आ गया, इसको यहीं पे छोड़ दो आप, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे ऐसे इनक्लोज करके बंद करके लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं।
अब देखो दूसरा तुमने यहाँ पे क्या दिमाग लगाना है कि ये जो वेट है, अगर सपोज करो मान लो कि ये वेट अगर मैं कहीं इस तरफ लगा देता ऐसे, तो कहीं ना कहीं ये वेट यहाँ लगाने पर, ऐसे यहाँ लगाने पर वेट क्या हो जाता कि भाई ये वाला जो हिस्सा है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता। ये वाला जो हिस्सा है आपकी वाली वायर वो नीचे की तरफ, इसमें ज़्यादा एक्सटेंशन होनी शुरू हो जाती, तो ये वायर नीचे को आनी शुरू हो जाती, तो ये कुछ ऐसे हो जाता। सिस्टम जो था पूरा आपका, जो सिस्टम ऐसे है वो ऐसे हो जाता, इस तरफ को हो जाता। तो हमने वेट तो उसी तरफ लगाना है कि जहाँ पे बराबर स्ट्रेस लगे और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है यहाँ पे बनी रहे, इक्विलिब्रियम की कंडीशन यहाँ पे बनी रहे। तो जब भी आपको पता है कोई चीज़ ऐसे होती है तो उसे रोटेशन से बचाने के लिए, उस चीज़ को रोटेशन से बचाने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है कि जो नेट टॉर्क है वो जीरो करनी पड़ती है। आपको पता है ना किसी भी चीज़ को रोटेट करवाने के लिए टॉर्क रिस्पॉन्सिबल होती है। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क? द फॉर्मूला फॉर टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो भाई अगर ये हॉरिजॉन्टल में ऐसे है, तो अगर वेट इधर आ जाए इस तरफ तो ये तो नीचे को हो जाएगा, तो मुझे तो रोटेशन से बचाना है इसको। तो मैंने क्या करना है, इस पूरे सिस्टम पे नेट टॉर्क क्या कर देनी है, जीरो कर देनी है टू अचीव द स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो मैं लिख दूंगा कि फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम द नेट टॉर्क शुड बी जीरो। ठीक है ना, क्योंकि मुझे वेट को ऐसी जगह रखना है कि ऐसी जगह रखना है ताकि स्ट्रेस इक्वल आए। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल वाली रोड नीचे है तो अगर इस पे वेट इधर आ गया तो भाई तो ऐसे घूम जाएगा, तो मुझे इसको घूमने नहीं देना है। मैं क्या चाहूंगा कि ये स्टेबल रहे, ऐसे बिल्कुल स्टेबल रहे। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे नेट टॉर्क यानी कि इधर से लगने वाली टॉर्क और इधर से लगने वाली टॉर्क दोनों क्या हो जाए आपस में इक्वल हो जाए, दोनों टॉर्क क्या हो जाए आपस में बराबर हो जाए, ताकि ये घूमे ना और ये स्टेबल पोजीशन पे ऐसे रहे। तो नेट टॉर्क को क्या करेंगे, जीरो। चलिए तो नेट टॉर्क को जीरो करते हैं। तो देखिए सबसे पहले टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम यहाँ से एक चीज़ लिख सकते हैं। अच्छा मैं इसको यहाँ से थोड़ा, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रफ कर दूँ। ठीक है, तो चलिए इसको मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ से। मैं इस पूरी कैलकुलेशन को यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि आपने लिख लिया, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका यहाँ से। तो ये मेरे को यहाँ से एक रिलेशन मिल गया कि T1/T2 जो है वो 1/2 के बराबर है। अब इस तरफ देखिए, नेट टॉर्क को जीरो करने के लिए क्या बोलेंगे कि टॉर्क ड्यू टू 1 शुड बी इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू 2। 1 मतलब ये वाला केस, 2 मतलब टॉर्क ये वाला केस। टॉर्क T1 मतलब फोर्स, फोर्स कौन सी है, टेंशन T1 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज योर x, और इधर क्या है T2 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 2 - x। अब देखो अगर मैं इस T2 को नीचे ले आऊं तो ये बनेगा T1/T2 विच इज इक्वल्स टू 2 - x डिवाइडेड बाय x। इज इट क्लियर टू यू? 2 - x डिवाइडेड बाय x। T1/T2 की वैल्यू क्या थी, 1/2। तो क्या हम यहाँ पे 1/2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं लिखूंगा 2 - x इज इक्वल्स टू 1/2। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यू कैन राइट 2 × 4 - 2x दैट शुड बी इक्वल टू x एंड यू विल गेट 2x को अगर हम उधर ले जाएं तो क्या बन जाएगा आपके पास, 2x तो जाके क्या बन जाएगा, 3x बन जाएगा। तो 4 शुड बी इक्वल टू 3x एंड x शुड बी इक्वल टू 4/3। एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन व्हाट विल यू गेट, इफ आई डिवाइड 4/3 देन 3 1 × 3 1.0 3 3 9 3 9 मतलब 1.33 जो है आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगी, इस केस में एक्सटेंशन आ जाएगी। तो चलिए अब हम देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो आपके पास, यानी कि उसने जो पूछा था कि पोजीशन आपने बतानी है कि कितनी पोजीशन पे आपके पास जो है ये जो आपके पास इक्वल स्ट्रेस पैदा होगा, तो वो है 1.33 मीटर के डिस्टेंस पे। कितना डिस्टेंस पे, 1.33 मीटर के डिस्टेंस। मतलब आपको यहाँ से 1.33 मीटर के डिस्टेंस पे, इस पॉइंट से 1.33 मीटर के डिस्टेंस पे आपको ये वेट हंग करना पड़ेगा, लटकाना पड़ेगा, ताकि यहाँ से जो नेट टॉर्क है वो जीरो हो जाए और आपका इक्वल स्ट्रेस दोनों केसेस में आ जाए। बहुत बढ़िया, समझ आ गया। इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ से आप ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आई होप आपने उतार दिया होगा। अगले पार्ट में आपसे पूछ रहा है इक्वल स्ट्रेन इन बोथ द वायर्स। आपसे इक्वल स्ट्रेन पूछ रहा है, तो इक्वल स्ट्रेन निकालते हैं यहाँ पे हम। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम अपने मार्कर में इंक डाल लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जब तक आप ट्राई कीजिए कि इक्वल स्ट्रेन कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स इक्वल स्ट्रेन निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ से
यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला जो है उसका यूज़ करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लिखो और उसमें से जो आपके पास जो आप नीचे स्ट्रेन लिखते हो उसका फॉर्मूला यहाँ नोट करो और उसको करने की कोशिश करो, ठीक है। यंग्स मॉडुलस क्या होगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेन को आप ऊपर ले जाइए और दूसरी तरफ स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस जो है उसको लिख दीजिए। ठीक है, क्लियर है गाइस। तो चलिए चलते हैं, मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो फर्स्ट केस क्या था कि 1.33 मीटर जो है आपके पास, उतनी दूरी पर हमने ये वेट जो है उसको प्लेस करना है ताकि आपके पास जो इक्वल स्ट्रेस आ जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हमने यहाँ से सॉल्व कर लिया, इक्वल स्ट्रेस वाला इक्वल स्ट्रेन निकालते हैं हम। चलिए तो स्ट्रेन का फॉर्मूला निकालते हैं। देखो यंग्स मॉडुलस शुड बी इक्वल टू स्ट्रेस बटा स्ट्रेन। अभी वो स्ट्रेस कौन सा है वो आपको पता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है मुझे, आप सब जानते हैं। तो आपको पता है वो कौन सा, वो स्ट्रेस कौन सा होता है, कौन सा होता है वो स्ट्रेस। सो दैट इज योर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, जिसके दो टाइप होते हैं, टेंसाइल और कंप्रेसिव। फर्स्ट लेक्चर जरूर देखिए जो मैंने वहाँ पे करवाया था, ठीक है। तो स्ट्रेस जो है ये आपके पास क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। तो हम लिख सकते हैं, देखो फोर्स क्या, टेंशन ही तो ले रहे हैं यहाँ पे, तो मैं सीधा टेंशन लिख रहा हूँ यहाँ पे, टेंशन अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेन को मुझे क्या लेके जाना है, इस तरफ लेके जाना है। तो मैं इस स्ट्रेन को यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ और नीचे आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, यंग्स मॉडुलस आ जाएगा भाई। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। अब दोनों तरफ स्ट्रेन बराबर करने हैं। तो मान लो भाई मैं लिख दूं स्ट्रेन ऑफ इसका भाई स्टील का, दैट शुड बी इक्वल टू स्ट्रेन ऑफ इसका ब्रास का, दोनों बराबर करने हैं। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, टेंशन यानी कि टी टेंशन भाई किसकी, वन वाले की, डिवाइडेड बाय भाई एरिया किसका, वन वाले का, यंग्स मॉडुलस किसका भाई, वन वाले का। वन वाला मतलब कौन, वन वाला मतलब कौन, स्टील। तो मैं यहाँ पे स्टील भी लिख सकता हूँ बटा सॉरी इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाय A2 इंटू योर ब्रास का यंग्स मॉडुलस। कंपेयर है भाई, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास, समझ गए आप। अब क्या करें भाई, अब देखो एरिया पुट कर दे और यंग्स मॉडुलस पुट कर देते हैं। तो T1 डिवाइडेड बाय एरिया कितना है पहले का एरिया कितना, 10⁻³ अच्छा ये देख लेते हैं एक बार, स्क्रीन में आ रहा है आपकी, शो हो रहा है आपको कि नहीं हो रहा है। हाँ जी ठीक है, बहुत बढ़िया शो हो रहा है, स्क्रीन से बाहर नहीं जा रहा है, ठीक है। T⁻10⁻³ यंग्स मॉडुलस स्टील का कितना दे रखा था आपको, ये देखिए 2 × 10⁻11। तो 2 × 10⁻11 बराबर है T2 टेंशन कितनी है भाई, T2 टेंशन तो अभी निकालनी है। तो T2 डिवाइडेड बाय एरिया A2 कितना है, 2 × 10⁻³ और साथ में यंग्स मॉडुलस कितना है इसका भाई, ब्रास का बोलो भाई 10⁻11। तो मैंने लिख दिया 10⁻11। क्लियर है भाई। अब देखो क्या क्या कट रहा है, 10⁻³ से ये कट गया भाई, 10⁻11 से ये कट गया भाई, कट गया सब कुछ, 2 से 2 भी कट गया भाई, सब कुछ ही कट गया ये तो भाई। ओ भाई सब कुछ कट गया भाई, अब तो बचा ही नहीं कुछ। तो क्या बचा भाई कि T1 इज इक्वल टू T2। तो भाई यहाँ पे क्या बच गया, T1 इज इक्वल टू T2 बच गया। देखो दोनों बराबर हो गया आपस में। अब क्या करें जी, अब वही टॉर्क का कंसेप्ट भाई, स्ट्रेन आने के लिए भी तो टॉर्क का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा ना। स्ट्रेन भी तो किसकी वजह से आ रहा है, इन फोर्सेस की वजह से आ रहा है। तो स्ट्रेन के लिए भी नेट टॉर्क शुड बी इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे भाई, T1, देखो पहले टॉर्क 1 इक्वल टू टॉर्क 2 लिखो ना, पूरा स्टेप लिखना है बेटा। टॉर्क 1 शुड बी इक्वल टू टॉर्क 2। तो भाई टॉर्क 1 कितनी, T1 इंटू कितना भाई डिस्टेंस x बराबर है T2 इंटू 2 - x। ठीक है, दिख रहा है आपको स्क्रीन में, हाँ जी बिल्कुल बहुत बढ़िया जी, दिख रहा है सब कुछ विजिबल है। तो 2 - x। अब क्या करें भाई, T1 बाय T2 बराबर है जी 2 - x बटे x भाई। देखो T2 नीचे आ गया, उधर आ गया, नीचे x आ गया भाई, सिंपल क्वेश्चन है। अब क्या करें, तो भाई T1 बाय T2 को अगर मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, T1 बाय T2 इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं भाई। तो इसकी जगह 1 लिख दो, तो इसकी जगह आ गया 1 क्योंकि मैं T2 को नीचे ले गया, इधर आ गया 1। तो इसकी जगह भी क्या लिख सकते हैं 1, 2 - x बटे x चला गया इधर, तो x शुड बी इक्वल टू 2 - x। एंड भी x से चला जाएगा तो भाई कितना x, 2x बराबर है 2। तो बेटा जी 2/2, सो दैट इक्वल टू 1 मीटर भाई जी, कितने 1 मीटर।
सो योर स्ट्रेन विल बी, सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, 1 मीटर पे प्लेस करना पड़ेगा आपको। अगर आपकी एक्स की दूरी यहां से 1 मीटर होगी, एक्स की दूरी यहां से 1 मीटर होगी, तो आपका स्ट्रेन क्या हो जाएगा, इक्वल स्ट्रेन हो जाएगा। क्या स्ट्रेन हो जाएगा भाई, इक्वल स्ट्रेन हो जाएगा। सो दैट्स द मेन पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर। सो गाइज ये थे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस, कुछ आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई, नीट, पैरामेडिकल और भी बहुत सारे एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस काम आएंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर सीरीज समझ आ रही हो। हम इस लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और अपने एचपी बोर्ड और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को बहुत अच्छे से यहाँ पर स्टडी करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज।